सुप्रभात। आज हम पढ़ने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये क्या होता है? मान लीजिए आपको 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। ये उनके धारिता के मान हैं। इसको C1 कह लीजिए, इसको C2 कह लीजिए, इसको C3 कह लीजिए, और बहुत सारे कैपेसिटर्स, बहुत सारे संधारित्र ऐसे हो सकते हैं। आपको पूछा जाता है कि इन 3 संधारित्रों से क्या आप ऐसा संधारित्र तैयार कर सकते हैं? यू कैन प्रिपेयर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस लेस देन ईच इंडिविजुअल। इसकी जो वैल्यूज हैं धारिता की, इससे भी कम मान का संधारित्र क्या आप इससे तैयार कर सकते हैं? जैसे यहां देखेंगे 3, 2, 1 माइक्रोफैरड सबसे छोटा धारिता का संधारित्र है। क्या आप इन तीनों को मिलाकर 1 माइक्रोफैरड से नीचे धारिता वाला संधारित्र तैयार कर सकते हैं? कैन यू प्रिपेयर कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस लेस देन 1 माइक्रोफैरड? यह आपको कहा जाता है कि C1, C2, C3 ये 3 संधारित्र का सेट आपको दिया गया है। क्या आप इससे 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड इस तरह से संधारित्र बना सकते हैं? मतलब इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना है? 3 माइक्रोफैरड। आपको आवश्यकता है 4 माइक्रोफैरड की, 5 माइक्रोफैरड की, 6 माइक्रोफैरड की। तो इनको जोड़कर क्या आप ऐसा एक कैपेसिटर तैयार कर सकते हैं जो आपकी इच्छा वाली धारिता का हो, डिजायर्ड कैपेसिटी का हो? यही व्यवस्था कहलाती है संयोजन, संधारित्रों का संयोजन। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स? Connection of more than one capacitors by which we can achieve a capacitor having desired capacitance। संधारित्रों का इस तरह का व्यवस्थापन जिससे हम इच्छित धारिता का संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं, संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। संधारित्रों के संयोजन 2 तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, एक श्रेणी क्रम में संयोजन है, एंड अनदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में संयोजन है। इनमें हम कैसे फर्क करते हैं? बहुत इजी वे है। यदि आपने बैटरी से चार्ज दिया है, यहाँ ए पॉइंट पर मैं बैटरी जोड़ूंगा और मैंने चार्ज दिया, अगर आपने जो चार्ज दिया वो अपना रास्ता चेंज नहीं करता है, उसके पास 2-3 रास्ते जाने के लिए नहीं है, तो ये सब जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा, वही चार्ज यहाँ होगा, क्योंकि चार्ज एक ही रास्ते से जा रहा है। तो सब में चार्ज एक जैसा हो, सभी समांतर प्लेट्स जो कैपेसिटर्स हैं, यहाँ जो संधारित्र दिखाए गए हैं, उनमें आवेश की वैल्यू सेम हो तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और आवेश को अगर चलने के लिए रास्ते मिल जाएं, जैसे यहाँ से Q आवेश चला टोटल, और Q आवेश को 3 रास्ते मिल गए, Q1, Q2, Q3 की तरफ बढ़ गया। पोटेंशियल की टर्म में अगर हम माने तो 2 प्लेट्स के बीच का पॉइंट यहां और यहां अलग पॉइंट बन सकते हैं, यहां और यहां अलग पॉइंट बन सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये C पॉइंट कह लिया, ये D पॉइंट कह लिया, या इसको D और E कह लिया, तो कैपेसिटेंस को भी हमने C से डिनोट किया है। इस कैपेसिटर्स में श्रेणी क्रम संयोजन में दोनों प्लेट्स अलग अलग पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, एक ही पॉइंट से नहीं जुड़ी हुई हैं। पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस। A और D, D और E और B, सभी प्लेट्स अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस रखती हैं अपनी दोनों प्लेट्स के बीच में। जबकि यहां आप देखेंगे, चाहे ये वाला कैपेसिटर हो, चाहे ये वाला कैपेसिटर हो, चाहे ये वाला कैपेसिटर हो, पहली प्लेट ए पॉइंट से ही जुड़ी है और दूसरी प्लेट बी पॉइंट से ही जुड़ी है। हम ऐसा कह सकते हैं ये तीनों संधारित्र, तीनों कैपेसिटर्स ए और बी पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, वही इस प्लेट का होने वाला है, वही इस प्लेट का होने वाला है, वही इस प्लेट का होने वाला है। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में चार्ज कांस्टेंट होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज कांस्टेंट, व्हाट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही वे में आप याद रख सकते हैं। इफ वी विश टू प्रिपेयर अ कैपेसिटर हैविंग लेस कैपेसिटेंस देन ईच इंडिविजुअल, 3, 2, 1 में एक से भी छोटा अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। और अगर मैक्सिमम यहाँ 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड से ऊपर का बनाना चाहते हैं, 4, 5, 6, तब हम कौन से कॉम्बिनेशन पर जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जाएंगे।
अब हम शुरू करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से। सीख चुके हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन में चार्ज एक जैसा रहता है सभी प्लेट्स के बीच, और इसको दूसरी तरह से भी हम याद रख सकते हैं। 3 हमने कैपेसिटर्स लिए हैं, 3 संधारित्र लिए हैं जिनके कैपेसिटेंस धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। C चेंज हो रही है, अगर धारिता चेंज हो रही है तो C इक्वल टू होता है Q/V। एक को चेंज होना ही पड़ेगा। अगर धारिता C चेंज हो रही है और श्रेणी क्रम में चार्ज कांस्टेंट होता है तो फिर वोल्टेज को चेंज होना ही पड़ेगा। इसको हम बोल सकते हैं C इक्वल टू QV, और Q कांस्टेंट होता है तो Q इक्वल टू CV। अगर हम धारिता और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बदल दें, C1 V1 भी कितना होगा, ये भी Q होगा। C2 V2 कितना होगा, ये भी Q होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो Q तो कांस्टेंट है। C और V की वैल्यूज आपस में चेंज कर सकते हो, जैसे 5 × 10, 5 × 2 ये भी 10 होगा, 10 × 1 ये भी 10 होगा। यहां आप C और V की वैल्यू चेंज करेंगे भी तो Q की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। C भी कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट Q के इक्वल होगा श्रेणी क्रम संयोजन में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो C1 V1 C2 V2, बदल दीजिए इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, Q तो कांस्टेंट रहेगा। अगर C1 V1 भी Q के बराबर है, C2 V2 भी Q के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं C1 V1 इक्वल टू C2 V2, दोनों ही तो Q के बराबर है। इस तरह का रिलेशन हमें मिलता है। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो C2 को नीचे ले आए, इक्वल टू V2/V1। श्रेणी क्रम संयोजन में हमें इस तरह का रिलेशन मिलता है। ये रिलेशन आप याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जहां चार्ज कांस्टेंट होता है वहां C1/C2 इक्वल टू V2/V1 सही होता है, या C × V इक्वल टू कांस्टेंट होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। देखिए, हर एक संधारित्र की दूसरी प्लेट, देखो पहली प्लेट तो पहले संधारित्र की बैटरी से जुड़ जाएगी, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र की, इसका अगला कौन सा है, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ती है। ऐसे अगर हम दूसरी संधारित्र या सेकेंड कैपेसिटर को देखें तो इसकी जो दूसरी प्लेट है वो अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ती है, और जो आखिरी प्लेट होती है, आखिरी संधारित्र की आखिरी प्लेट होती है, वो हमेशा कहां से जुड़ी रहती है, अर्थ से, पृथ्वी से जुड़ी रहती है। चार्ज कैसे एक सा होता है, हमने यहाँ 5 पॉजिटिव चार्ज दिया, 5 पॉजिटिव चार्ज दिया तो सामने वाली प्लेट पर 5 नेगेटिव इंड्यूस हो गया, तो नेट चार्ज हमेशा 0 होता है कैपेसिटर पे, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने पॉजिटिव है उतना ही इंड्यूस नेगेटिव है। अब इस तरफ अगर माइनस उत्पन्न हुआ है तो इसके साइड में, बगल में ये पॉजिटिव भी यहाँ उत्पन्न हुआ, तो पॉजिटिव तो वायर है, यहाँ वायर लगा हुआ है, संधारित्र जुड़े हुए हैं, हमने कनेक्ट किए हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज तो बह जाता है। इस पर पॉजिटिव आया होगा लेकिन ये बह के दूर जाना चाहता है इस पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करना चाहता है, तो ये वाला पॉजिटिव जितनी दूर भाग सकता है इस वायर के द्वारा भाग जाएगा, क्योंकि वायर तो कंडक्टर है, तार तो चालक है, यहां से भाग के मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये इससे पहुंच गया। जैसे पॉजिटिव यहां पहुंचा, इसने इंड्यूस कर दिया बगल वाली प्लेट पर 5 नेगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव वायर से चल के अधिकतम दूर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ भी पॉजिटिव इंड्यूस होगा, लेकिन ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज इधर है, उतना ही चार्ज इधर है, तो फिर C1 C2 C3 कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, तो C इक्वल टू Q/V से निश्चित रूप से क्या चेंज हो रहा होगा, वोल्टेज A और B के बीच का टोटल वोल्टेज V है, हमें पता है, तो हर एक संधारित्र पर V1 V2 V3 दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा और हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमने मान लिया, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कैपेसिटर्स इज V1, V2 एंड V3। V फ्रॉम, हमारे पास फॉर्मूला है, फ्रॉम V इक्वल टू Q/C, कैसे भी लिख सकते हैं हम, Q इक्वल टू C × V होता है तो V इक्वल टू Q/C, इससे हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू आएगा Q/C1। Q हमारा कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बदल सकता है, बदला हुआ ही है। V2 आएगा Q/C2, V3 आएगा Q/C3। ये हमें किसके लिए निकालना है, जो चेंज हो सकता है। कैपेसिटेंस तो हमें C1 C2 C3 दी ही हुई है अलग अलग,
कैपेसिटेंस अलग अलग है हर कैपेसिटर की और क्यू एक सा है, तो फिर क्या बदलना है? तीनों के बीच तो रिलेशन है क्यू सी और वी के बीच, तो वोल्टेज बदलना है। दोनों प्लेट्स के बीच वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। हमने V1, V2, V3 को कैलकुलेट कर लिया। यदि हम इन तीनों को हटाकर एक C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुल्य धारिता, इन तीनों के बराबर धारिता का एक ही संधारित्र बीच में रख दें तो वो उसकी भी शेप कैसे हो जाएगी? ये पॉइंट है, मैंने इसको ऐसे रख दिया। बस तीनों को हटा के ए और बी के बीच एक ही कैपेसिटर रख दिया, एक ही संधारित्र रख दिया जो इन तीनों के बराबर कैपेसिटी का है, बराबर क्षमता का है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को तुल्य धारिता को मैंने बोला C। ए और बी के बीच ही ये जुड़े हुए हैं, इसकी ये प्लेट और ये प्लेट ए और बी के बीच ही जुड़ी हुई है। इसका मतलब इसकी प्लेट्स के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बटेगा नहीं। जो ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी था इन दो पॉइंट्स के बीच, वही का वही इस तुल्य धारिता वाले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर के बीच भी होगा। यहां से हम ले लें, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि तुल्य धारिता C है, इट C, तब क्या होगा? V इक्वल टू Q अपॉन C। यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच जो है पोटेंशियल V वही का वही रहेगा, चार्ज भी Q एक सा रहना है, इस पे भी उस पे भी सभी पे एक से चार्ज है, तो Q अपॉन C ये V इक्वल टू आ जाएगा। अब V की वैल्यू V1, V2, V3 सभी की वैल्यू हमें पता है, और हम ये भी जानते हैं ए और बी के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी है। इस प्लेट के बीच V1, इस प्लेट के बीच V2, इस प्लेट के बीच V3, और यहां से B पॉइंट पर अलग आएगा तो ए और बी पॉइंट का तो V है, इनका V1, V2, V3 है। तो हम लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, और V1, V2, V3 की अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूं और V की वैल्यू पुट कर दूं तो ये आएगा, V से आएगा Q अपॉन C इक्वल टू, यहां V1, V2, V3 की वैल्यू भी पुट करूंगा तो Q1 अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, क्योंकि Q तो सब में कैसा है? एक जैसा है। वही Q यहाँ है, वही Q यहाँ है, वही Q यहाँ है। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ Q अपॉन C इक्वल टू Q को कॉमन ले लो ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहां C क्या है? Here C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहां C तुल्य धारिता है जो तीनों संधारित्रों को जोड़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। मान लीजिए C1, C2, C3 हमारे पास तीनों CC हैं। C1 इक्वल टू VC है, C1, C2, C3 तीनों बराबर मात्रा के कैपेसिटेंस रखते हैं C माइक्रोफेरेड के। C1, C2, C3 तीनों संधारित्र समान धारिता के हैं। अब हम तुल्य धारिता को C नहीं ले सकते होंगे, C1, C2, C3 हमने इन तीनों को C के बराबर लिया, तो तुल्य धारिता को हम ले रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम ले लेते हैं C डैश। तुल्य धारिता C डैश है, तब क्या होगा? रखें आप वैल्यू, यहां से मैं हटा देता हूं इसको। 1 अपॉन C डैश इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C। सॉल्व करें, 1 अपॉन C डैश इक्वल टू ये 3/C आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 3/C आने वाला है। तो C डैश क्या आएगा? जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C/3 आएगा। C डैश इक्वल टू C/3। तुल्य धारिता जो हरेक संधारित्र की धारिता थी, हरेक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी, उससे भी अपॉन 3 आ रहा है। तुल्य धारिता कम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों कैपेसिटर्स में जो C माइक्रोफेरेड के थे,
तीनों से कम हो गई, बल्कि 1/3 हो गई। 3 जोड़े थे तो 1/3 हो गई, 4 जोड़ते तो C/4 आता, 5 जोड़ते C/5 आता। तो कॉमन रूप से हम इसको लिख सकते हैं, कॉमन रूप से हम इसको लिख देंगे तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में प्राप्त होती है अगर एक जैसी धारिता के संधारित्र को एक जैसी सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो जो तुल्य धारिता प्राप्त होती है वो है C डैश इक्वल टू C/n। अगर स्मॉल n कैपेसिटर्स को स्मॉल n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। 6 को जोड़ेंगे तो C/6, 7 को जोड़ेंगे कि C/7। ये ध्यान रखना है कि यहां इस सूत्र को लगाते हुए सभी कैपेसिटेंस एक जैसे हैं, C ही है। ये रही श्रेणी क्रम संयोजन की बात। यदि हमें दिए हुए संधारित्रों से दी गए कैपेसिटर से ऐसी धारिता का कैपेसिटर बनाना है, ऐसे कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना है जिसकी धारिता जो हमें दिए गए हैं उनमें से मैक्सिमम जो कैपेसिटेंस होगा, अधिकतम जो धारिता होगी, उससे भी ज्यादा धारिता का संधारित्र चाहिए होगा, तब हम उसको जोड़ेंगे। ए पॉइंट पर मैंने बैटरी लगाई है और सभी संधारित्रों की समांतर क्रम संयोजन की क्या पहचान है? सभी संधारित्रों की, सभी कैपेसिटर्स की पहली प्लेट एक पॉइंट से ए पॉइंट से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट दूसरे एक पॉइंट बी से जुड़ी हुई है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में ही सभी प्लेट्स इसकी जुड़ी हुई होती हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कंडीशन है। यहां से मैंने चार्ज दिया बैटरी लगा के Q ए पॉइंट से, अब इसको 3 रास्ते मिल गए, तो यहाँ Q1, Q2, Q3। चूंकि तीनों कैपेसिटर्स दोनों पॉइंट के बीच में सेम पॉइंट ए और बी के बीच में ही जुड़े हुए हैं, तो इस कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, इस कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी, क्योंकि सभी ए और बी पॉइंट के बीच ही जुड़े हुए हैं और ए और बी पॉइंट के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन सबका होगा। यहाँ क्या बदल रहा है? चार्ज। हमने समांतर क्रम संयोजन में ए पॉइंट से चार्ज को सप्लाई किया तीनों कैपेसिटर्स को और वो चार्ज बढ़ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। पहले संधारित्र पर चार्ज Q1, दूसरे संधारित्र पर चार्ज Q2 और तीसरे संधारित्र पर चार्ज Q3 चला गया। तो Q टोटल जो हमने प्रोवाइडेड किया, Q प्रोवाइडेड इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे हमने वहां वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था श्रेणी क्रम में V1, V2, V3 में, यहाँ वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3 रास्तों पे। तो Q जितना हम देंगे वो Q1, Q2, Q3 में डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज यहाँ एक सा रहना है तो Q इक्वल टू C भी ये है। वोल्टेज को बदलना नहीं है, C को बदलना है। C1 हो जाएगा तो ये Q1 हो जाएगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा। धारिता को C2 कर दोगे ये Q2 हो जाएगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा। धारिता को C3 करोगे चार्ज Q3 होगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहना है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहना है तो Q1 अपॉन C1 ये कांस्टेंट वोल्टेज, Q2 अपॉन C2 ये भी V के बराबर, Q3 अपॉन C3 ये भी किसके बराबर हो जाएगा? V के बराबर। तो जब ये सब V के बराबर हैं तो हम नहीं लिख सकते Q1 अपॉन C1 बराबर Q2 अपॉन C2 इक्वल टू Q3 अपॉन C3। Q1 अपॉन C1 चार्ज को चार्ज के नीचे लाओ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 बराबर C1 अपॉन C2। C1 यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसा भी बोलते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में धारिता और आवेश एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। वहां धारिता और वोल्टेज श्रेणी क्रम में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में Q और C 1 ऊपर C1 भी ऊपर, तो 1 ऊपर 2 नीचे, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। धारिताओं के अनुपात में आवेश बढ़ जाता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स। अगर हमें C1 और C2 धारिता के 2 संधारित्र दे दिए जाएं और उसको हम दोनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़कर कुछ चार्ज सप्लाई कर दें, तो वो चार्ज जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर ज्यादा आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, समानुपाती का मतलब होता है जिस कैपेसिटर की धारिता हम कम रखेंगे उस पर कम चार्ज आएगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है समांतर प्लेट संधारित्र में और कहीं नोट करके रखना है। अब यहाँ वोल्टेज तो बदलना नहीं है, Q1 बदलेगा। संधारित्र फर्स्ट कैपेसिटर फर्स्ट की प्लेट के बीच
या प्लेट पर चार्ज कितना है, Q1 है। Q1 को कैसे निकालूं मैं, Q1 मुझे पता है चूंकि Q इक्वल टू सूत्र C इंटू V होता है, तो Q1 इक्वल हो जाएगा C1 इंटू V, हो जाएगा कि नहीं। वोल्टेज तो यहाँ सबका सेम है, वोल्टेज कांस्टेंट है, बदलना नहीं है। समांतर संयोजन में वोल्टेज नहीं बदलना, श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज नहीं बदलना। तो यहां से Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 इंटू भी, Q3 इक्वल टू आएगा C3 इंटू भी। अब वही बात, इन तीनों को मैंने हटाया और A और B के बीच में इन तीनों की बराबर क्षमता का एक कैपेसिटर रख दिया। ये A पॉइंट है, केवल एक ही कैपेसिटर को मैंने रख दिया, ये B पॉइंट है, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। ये C1, C2, C3 को हटाकर तीनों की क्षमता एक करके एक कैपेसिटेंस C वाला संधारित्र या कैपेसिटर मैंने यहां रख दिया है। इस C को भी हमने A और B के बीच जोड़ा है, तो वोल्टेज तो यहां भी क्या रहेगा, V। तो इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर चार्ज होगा Q इक्वल टू C V। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तुल्यधारिता C है, तीनों की तुल्यधारिता जो C है। वोल्टेज अब भी रहना है, वोल्टेज तो बदलना नहीं है, तो Q इक्वल टू CV। ये Q की वैल्यू है, ये Q1, Q2, Q3 की वैल्यू है। Q1, Q2, Q3 इन तीनों की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। QCV इक्वल टू Q1 C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। सॉल्व करेंगे आगे, यहां V कॉमन ले लो, V तो यहां आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये CV, V से V कैंसिल, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इक्वेशन 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो तुल्यधारिता है उसका व्यंजक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका एक्सप्रेशन है। इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 हम बराबर लें C के बाद, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को अब C ना मान के क्या मान लें, C तो हमने इनकी कैपेसिटेंस को मान लिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम मान लेंगे C डैश। अगर ये C डैश है तो C डैश किसके बराबर हो जाएगा, C प्लस C 3C। अगर 3 जुड़े हैं तो 3C, 4 जुड़े हैं तो 4C, 5 जुड़े हैं तो 5C। तो C डैश मैं लिख लेता हूं N इंटू C। समांतर क्रम संयोजन में अगर एक जैसी धारिता के संधारित्रों को जोड़ा जाता है, सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स को N कैपेसिटर्स को जोड़ा जाता है, तो तुल्य धारिता N गुनी हो जाती है, N टाइम्स हो जाती है। अगर C की वैल्यू में 3 माइक्रोफेरेड मान लूं, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 माइक्रोफेरेड, अगर मैं इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देता हूं तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब आप ये भी समझ सकते हो, जो हमने शुरू में प्रश्न रेज किया था, जैसे अब आपके पास 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स, 3 संधारित्र दिए गए हैं। अब आपको कहा जाता है कि 1 माइक्रोफेरेड से भी कम धारिता का संधारित्र आपको चाहिए, तो क्या करोगे, कौन से कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो श्रेणी क्रम सीरीज में जो सबसे कम धारिता होती है उससे भी कम धारिता का, उससे भी कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हम बना सकते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि आप तो 5 माइक्रोफेरेड बनाओ, तो आपको जानकारी है अगर मैक्सिमम 3 है और 3 से भी ज्यादा धारिता का अगर हमें कैपेसिटर बनाना है तो हम कौन से कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, समांतर संयोजन को उपयोग करेंगे। 5 का चाहिए तो 3 और 2 को जोड़ देंगे, 4 का चाहिए तो 3 और 1 को जोड़ देंगे, 3 का चाहिए तो 1 और 2 को जोड़ देंगे, C1 प्लस C2, C1 प्लस C3, C2 प्लस C3, जैसे चाहे हम डिजायर्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बना सकते हैं, इच्छित धारिता का संधारित्र बना सकते हैं। तो ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में संधारित्रों को कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इसकी जानकारी हुई। अगले वीडियो लेक्चर में हम संधारित्र में संचित ऊर्जा, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है और उसके लिए क्या व्यंजक होते हैं, क्या एक्सप्रेशन होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।